नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय आइए आधुनिक इतिहास। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। और घटना चक्र हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं इसके नोट से। तो इसमें पहला चैप्टर आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नोट्स है, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। अब व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखिए ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुर्क 1500 अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत के पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमन्स लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। देखिए इन लोगों ने यहाँ पर वास्को डी गामा भारत और इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस अमेरिका चला गया और ब्रिटेन कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है खोज किया था, तो ऐसा नहीं कि इसके पहले अमेरिका नहीं था या भारत नहीं था। इसके पहले था। इन लोगों ने समुद्री रास्ताओं का खोज किया था। ठीक है, दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में कराया था। अब पुर्तगीज, डच, अंग्रेज डेन फ्रांसीसी भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में ईस्वी में आए थे तथा सबसे अंत में वो 1961 में गए थे, वापस गोवा से गए थे। ठीक है, तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो यह आया था 1498 एडी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना संबंधित है? तो यह है द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन ये थे? तो ये थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। अब तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह हुआ था अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो यह किया था जमोरिन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, जमोरिन। तो यहाँ मिलाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर है यात्री और यहाँ पर है देश। तो चलिए इसको मिलाते हैं। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था और क्रिस्टोफर ये कोलंबस, तो कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक तो ये ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला
पुर्तगाली या पुर्तगाल देश का नहीं है। तो यह है आपका पीटर मुंडी। बाकी दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो नुनीज था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क वास्को डी गामा। तो अल्बुकर्क है। भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी था। उसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। 1499 में गोवा उन्होंने कब्जा किया होगा, यही गलत है। बाकी देखिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा पहला कारखाना लगाया, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो यह किया था कोची में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो यह किया था पुर्तगालियों ने। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से भी कर वसूली किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। क्वेश्चन नंबर 14 है, पांडुचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल एक सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये बनाया था डेनमार्कियों ने, डेनमार्क वासियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो ऑप्शन बी है, जॉब चार्नक। तो देखिए, काशी बाजार की फैक्ट्री प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सूतनौती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता कलिकाता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चार्नक। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर स्थापित किया था? तो यह मद्रास में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ऑप्शन बी है, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, और डच का नहीं, पुर्तगालियों का था। ऑप्शन बी है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किया। दूसरा कथन है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा कथन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। 2022 का क्वेश्चन ये है। तो पहला इसमें जो कथन है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए, ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोची को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी और कंपनी की शासन को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, तो इसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, तो ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने की अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर एक यहाँ पर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ऑप्शन हो जाएगा अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये हो जाएगा जहांगीर। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में लंदन में बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत में अकबर था, और जब मुगल सम्राट काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था तो उस समय जहांगीर था। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए ये IAS प्री 2008 और 2009 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन PCS में पूछा था। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह है सूरत में। ये देखिए 2021 क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित है भरूच, चिकागोल और त्रिचिनोपोली? तो ये जगह ऑप्शन है केवल एक भरूच में है। 17वीं शताब्दी के पहले चौथाई 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो यह किया गया था सूरत में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये थे अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ऑप्शन डी जाएगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह है सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो यह हो गया था 1797 में। अवध के नवाब सादत अली 1797 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये ऑप्शन बी है, सर जॉन चार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो यह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1550 से 52, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 था, न कि 50 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ऑप्शन बी है डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में
जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो यह हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यह माना जाता है काल्बर्ट। नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चिनसूरा और ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली। देखिए यहाँ पर डचों के बंगाल पहली कंपनी पीपली 1627 ईस्वी में स्थापित किया हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री संचालन किया। 1656 के ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसूरा 1663 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसूरा हुगली के एक ग्राम साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने बाद कंपनी का अजमेर, पटना, ढाका और मालदा, बालासोर, बानगौर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1601, 1632। तो यह जगह 1632 है। बंगाल की समृद्ध व्यापार की एक तरफ आकर्षित हो डचों ने 1629 में ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजी की फौज शक्तिशाली थी। अब अगला चैप्टर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। नोट्स देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त से इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। जेड हालवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यानी देख रहे हैं, 146 को बंदी बनाया, सिर्फ 23 बचे। यानी कि 146 में से 23 गए तो 123 मर गए। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका उल्लेख नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट का नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो यह है ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। देखिए यहाँ पर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी युद्ध से हुआ और प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मिर्जा जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा
कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों से छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक बक्सर का युद्ध 1764 था। चौथा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुए किसी युद्ध में हुए थे, तो प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो यह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, तो ये किया था मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध के जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, तो यह किसने किया था, तो यह किया था प्लासी का युद्ध। प्लासी नहीं, बक्सर 1764 का है। देख लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी के विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वहीं बक्सर की विजय के इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल के स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में दिया। तो देख रहे हैं, प्लासी का युद्ध में ज़्यादा प्रभुता स्थापित हुआ था, लेकिन बक्सर वाले में इन लोग को सैनिक का भी सपोर्ट मिल गया, सैनिक विजय प्राप्त बताया गया इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बक्सर। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मीर जाफर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय के अंग्रेज संरक्षण में लिया गया। उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल गवर्नर था, ये क्लाइव था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, तो ऑप्शन बी है मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अगस्त 1765। और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उस उप दीवान किसे बनाया था, तो ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी।
नज्म उल दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे कि खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। और दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू रायतियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान तथा या अंतर्मंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊ लाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? वांडीवास युद्ध हो जाएगा, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे कालानुक्रम। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 57 में हुआ था जून में। वांडीवास का जनवरी 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में अक्टूबर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वांडीवास के युद्ध 1760 में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, गलत है। वांडीवास का फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सही है। देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखिए, नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलैयावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। ऐसे युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई, अतः स्पष्ट बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ऑप्शन ए है मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं आधार से परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। साल बाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलोजेली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो इसको हम लोग पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो हम लोग का चैनल थोड़ा नया है तो चैनल को भी सपोर्ट करिए और आप नए हैं हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।